जय हिंद दोस्तों। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हर सवाल और हर पॉइंट आपकी सफलता में मदद करेगा। तो जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टानें मतलब ये वह चट्टान हो, ये चट्टानें बालू, मिट्टी, कंकड़, जीवाश्म आदि के लंबे समय तक जमाव से बनती हैं। उदाहरण के तौर पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कंकड़ पत्थर आदि। बाकी ऑप्शन में दिया स्लेट, तो स्लेट यह एक कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट की बात करें तो यह आग्नेय चट्टान है, और लिग्नाइट की बात करें तो यह कोयले का एक रूप है। प्रमुख रूप से यह भी अवसादी प्रक्रिया से नहीं बल्कि जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था। आपसे पूछा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1956 से 1961, इसे मानलोबिस मॉडल के आधार पर बनाया गया था। मुख्य और भारी उद्योगों और औद्योगिकरण पर जोर था। इस पर उद्देश्य था इस्पात संयंत्र, भारी मशीन निर्माण, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों का विकास, कृषि से औद्योगिक क्षेत्र की ओर आर्थिक ढांचे का स्थानांतरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेन सांग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेन सांग जिसका अन्य नाम जुआन जांग भी जानते हैं, चीन का एक बौद्ध यात्री था। यह हर्षवर्धन के समय में 600 ईस्वी से 647 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया। इसने कन्नौज महोत्सव में भी भाग लिया जो हर्ष के द्वारा आयोजित होता था। इसकी यात्रा का विवरण सी यू की नामक ग्रंथ में मिलता है। फाहियान बाकी ऑप्शन में थी, तो फाहियान जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था 5वीं शताब्दी में। और इब्न बतूता की बात करें तो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। आपसे पूछा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम लगभग 600 से 630 ईस्वी पल्लव वंश का शासक था। यह कला, वास्तुकला और साहित्य का महान संरक्षक था। उसने मत्तविलास प्रहसन नामक संस्कृत नाटक लिखा था जो एक हास्य नाटक है और उस समय के समाज व धार्मिक प्रथाओं पर व्यंग करता था। उसके शासनकाल में पल्लव कला और वास्तुकला विशेष गुफा मंदिरों का भी विकास हुआ। अन्य विकल्पों की बात करें तो राजा राजचोल जो है या चोल वंश का महान राजा था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राजसिम्हा की बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय भी इसका नाम है। पल्लव राजा कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। और विक्रमादित्य की बात करें तो गुप्त काल के प्रसिद्ध सम्राट का उपाधि कालिदास के आश्रयदाता थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो यह नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर न्याय पा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 की बात करें तो यह हाई कोर्ट को आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु भी। इन दोनों अनुच्छेदों के कारण ही भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा सबसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो पंचायत और स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत पंचायतों के गठन, चुनाव, अधिकार और कर्तव्यों की रूपरेखा तय की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपसे पूछा निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई औसतन 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है। इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश, आंधी, बादल, हिमपात आदि घटित होते हैं। इसमें वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान और अधिकांश जलवाष्प पाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो यह है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तो क्षोभ मंडल के ऊपर ओजोन परत यही होता है। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, यहाँ पर उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती हैं। तापमंडल की बात करें तो इसमें आयन मंडल शामिल है। रेडियो तरंगों का परावर्तन यहीं से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। आपसे पूछा है कि मारियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। मारियाना ट्रेंच या प्रशांत महासागर में गुआम और फिलीपींस के पास स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 11,034 मीटर चैलेंजर डीप मापी गई है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है प्लेटो रिको ट्रेंच है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है जावा ट्रेंच है, जिसे सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। और दक्षिणी महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है साउथ सैंडविच ट्रेंच है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इनमें से किस समिति गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। आपसे पूछा कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख सुझाव थे बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता सुधारना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए को कम करना, बैंकिंग प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाना। नरसिम्हन समिति के सुझावों ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बराक ओबामा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ड्रीम्स फॉर माई फादर बराक ओबामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके जीवन, परिवार और पहचान की खोज पर आधारित है। इसमें उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका में अपने अनुभवों और सामाजिक मुद्दों को साझा किया है। अन्य विकल्पों की बात करें तो नेल्सन मंडेला की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। टोनी ब्लेयर की जो पुस्तक का नाम है वो है ए जर्नी। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनकी पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ द डील। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोच्चि को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। यह शहर केरल राज्य में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पोर्ट जो है कोचीन पोर्ट भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से यह शहर अरब, चीनी और यूरोपीय व्यापारियों का केंद्र रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमृत सेन द्वारा लिखित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अमृत सेन द्वारा लिखित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स जो है या भी अमृत सेन द्वारा लिखी गई है। ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी भी या भी अमृत सेन द्वारा लिखी गई। पॉवर्टी ऑफ इंडिया या इनके द्वारा लिखी गई नहीं है, या जो लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट या भी अमृत सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 200 का नोट 2017 में जारी किया था। इसके पिछले हिस्से यानी कि रिवर्स साइड पर सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है की तस्वीर छपी हुई है। सांची स्तूप भारत की बौद्ध कला और धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अन्य विकल्पों की बात करें तो लाल किला जो है या 500 के रुपए के नोट पर इसके 500 रुपए के नोट पर यह चिन्हित है। एलोरा की गुफाएं जो है या 20 रुपए के नोट पर चिन्हित है। और मंगलयान जो है या 2000 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। आपसे पूछा है कि निम्न में से ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स प्रारंभ में 4 देशों का समूह था, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। तब इसका नाम जो था वो था BRIC। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल होकर इसे ब्रिक्स न बना दिया। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और वैश्विक आर्थिक मामलों में सामूहिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 10 देश वर्तमान समय में शामिल है। कौन कौन से? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि सोलंग उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सोलंग उत्सव। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव फसल और कृषि का धन्यवाद करने के लिए आयोजित किया जाता है। उत्सव में लोकनृत्य, गीत और पारंपरिक रीति रिवाज शामिल होते हैं। अन्य राज्यों के प्रमुख उत्सव की बात करें तो मध्य प्रदेश में छठ पूजा, नवरात्रि आदि प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली मनाई जाती है बड़ी विशेष धूमधाम से। तो हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी, दशहरा मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। आपसे पूछा है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है जो 2014 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर, संघर्ष, उपलब्धियों और निजी जीवन के अनुभव साझा किए हैं। बाकी ऑप्शन दिया कपिल देव, तो कपिल देव इनकी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल नाम से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं द्वारा 1946 में लिखी गई थी। इनमें उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया और बताया कि विभाजन से भारत को गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक का नाम है वह इंडिया विंस फ्रीडम यानी भारत की आज़ादी पर स्मरण था। इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है, इनकी कोई पुस्तक इंडिया डिवाइड नाम से नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया है।
आपसे पूछा है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जयपुर में भी कराया है, दिल्ली में भी कराया है, वाराणसी में कराया है, परंतु ऑप्शन सी इलाहाबाद में नहीं कराया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर या जयपुर जंतर मंतर 1734 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। दिल्ली में भी 1724 में जंतर मंतर बनवाया गया। इलाहाबाद इस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं हुआ। वाराणसी जंतर मंतर भी महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। आपसे पूछा है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। धन विधेयक में मुख्य रूप से कर, राजस्व, ऋण और सरकारी खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं। राज्यसभा इसमें केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे पारित या खारिज करने की शक्ति नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोरारजी देसाई ऑप्शन दिया है। मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले या बॉम्बे राज अब महाराष्ट्र गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? तो बॉम्बे राज के ये मुख्यमंत्री रहे हैं। चरण सिंह की बात करें तो यूपी के सीएम रहे हैं। इंदिरा गांधी जो है या किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है। और बीपी सिंह भी जो है या भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, या भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।